नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक लीगल एक्सप्रेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 16वें और 17वें संस्करण में एविडेंस एक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एआईबी एग्जामिनेशन एक कहा जाता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, जिसमें बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं, बेयर एक्ट ओपन कर सकते हैं। तो एआईबी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेक्शन से पूछे जाते हैं वो आप बेयर एक्ट से बड़ी ही आसानी से खोज सकते हैं। तो आज हम लोग एविडेंस एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2 संस्करणों में, पिछले 2 एग्जाम्स में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्रवेश को परिभाषित किया गया है, यानी कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। तो देखिए, ये तो आप अगर एडमिशन के बारे में बात करें, आप बेयर एक्ट ओपन करेंगे और आपको डायरेक्टली आप एडमिशन पे जाएंगे एविडेंस एक्ट में, तो आपको ये सेक्शन मिल जाएंगे। तो इसको कैसे सर्च करना है, आप अपनी बेयर एक्ट खोलकर उसको देख लीजिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा सेक्शन है जो एडमिशन के बारे में बात करता है। देखिए, सेक्शन 17 of the Indian Evidence Act 1872 defines the term admission. Indian Evidence Act का सेक्शन 17 एडमिशन टर्म को डिफाइन करता है। एडमिशन क्या होते हैं? An admission is a statement, either it is oral, documentary or contained in electronic form, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the person and under the circumstances हेयर आफ्टर मेंशन्ड। तो एडमिशन में वो सारे ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जो है एडमिट किया जाता है, उन सारे स्टेटमेंट को एडमिट किया जाता है। तो एडमिशन का जो व्याख्या है वो सेक्शन 17 में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सेक्शन 17 होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स। तो इसकी डेट दी हुई है और डेट से आपको देखिए, ये तो याद रहता है सबको कि 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट आया था, लेकिन वो डेट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये पूछा गया है आपके 16वें संस्करण में। एआईबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही उत्तर है 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1870। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज 11 चैप्टर्स and 167 sections and came into force on 1 सितंबर 1870। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये भी देखिए, यहाँ पे आंसर से आपको एक क्वेश्चन और मिल जाते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन थोड़ी आपकी बढ़ रही है कि इसमें कितने चैप्टर हैं। तो 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शन है इंडियन एविडेंस। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 बताती है, सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 16 क्या डील करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, अ नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी रिसीव्ड अंडर 65A इंडियन एविडेंस एक्ट। बी ऑप्शन दिया है, नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। तो जो नोटिस देना है वो मस्ट बी राइटिंग होना चाहिए। ऑर्डर 11 रूल 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब द काइंड ऑफ नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। तो सीपीसी के ऑर्डर 11 में और रूल 15 में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि काइंड ऑफ नोटिस क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के क्या आंसर हो सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा इसका टोटल बहुत ही छोटा छोटा है, आप आराम से इसको देखकर पढ़ लीजिएगा। और एक्चुअल में ये जितने ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। सेक्शन 66 जो है वो ये भी बताता है कि 65A में सेकेंडरी एविडेंस कैसे रिसीव किए जाएंगे और उसके बिफोर आपको जो है नोटिस देना है। नोटिस मस्ट बी राइटिंग में होना चाहिए। नोटिस के क्या प्रकार हैं वो भी बताया गया है। तो इसके जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ जब अभियुक्त कहता है, मैं उस हिस्से का उत्पादन करूंगा जो मुझे ऐसी डकैती से प्राप्त हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में स्वीकार नहीं है? इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। व्हेन द एक्यूज्ड स्टेट्स, आई विल प्रोड्यूस द शेयर which I received in such robbery,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडमिसिबल विथ रिगार्ड टू द सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसके पहले 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है एन एडमिशन दैट देयर वाज अ रॉबरी, एन एडमिशन दैट द एक्यूज टुक पार्ट इन इट, एन एडमिशन दैट ही गॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट एज टू वेयर द प्रॉपर्टी इज। तो ये 4 स्टेटमेंट है और इनके बेसिस पे आपको आपके आंसर करने हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ, स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑल ऑफ द अबव। कौन सा इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा एडमिसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि धारा 25 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहती है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है। एज पर द 25 सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अ कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन लॉ। तो सेक्शन 25 ये कहती है कि जो भी कन्फेशन किसी भी पर्सन के द्वारा पुलिस ऑफिसर को दी गई हो वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है जब तक कि वो पर्सन खुद जाकर कोर्ट के सामने अपना कन्फेशन स्वीकार नहीं करता। तो अगर पुलिस जबरदस्ती या मारपीट के या उसने अगर कोई चीज डर से भी कबूल लिया तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। द आइडिया दैट अ पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट एन अरेस्ट पर्सन टू सीवियर टॉर्चर एंड फोर्स हिम टू कन्फेस टू द गिल्ट ऑफ अ क्राइम दैट ही मे नॉट हैव कमिटेड सर्व्स एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग दिस प्रोविजन। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 25 के अंतर्गत कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे कोई भी स्टेटमेंट ले लेता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के इस धारा में वो कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट कि आपने अगर ये बताया कि नहीं मैंने अगर रॉबरी की है तो उसका धन कहाँ है, छिपा रखा है, या ये बता दिया कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है जो आपने वहां से चुराई, डकैती की, या जैसे मान लीजिए कि अगर मर्डर हो गया तो बॉडी मिल जाए या फिर हथियार मिल जाए जिससे मर्डर हुआ, तो ये सब चीजें तो एडमिसिबल होती हैं। लेकिन ये कि नहीं मैंने ही मर्डर किया, मैंने ही डकैती की, मैंने बंटवारा किया, ये सारी चीजें आपकी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती हैं सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इस जगह पे क्या क्या चीजें एडमिसिबल नहीं होंगी। पहला स्टेटमेंट एडमिशन दैट देयर वाज अ रॉबरी, तो वहां पे एक डकैती हुई थी, इस चीज का एडमिशन अगर वो पुलिस के सामने करता है तो ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है एन एडमिशन दैट द एक्यूज टुक पार्ट इन इट, अगर ये भी वो एडमिट कर लेता है कि मैंने इस डकैती में पार्ट लिया और पुलिस के सामने, तो वो भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है जब तक कि वो खुद आकर कोर्ट में ये नहीं कहता या प्रूफ होता है कि वो इस डकैती में पार्ट लिया है। तीसरा एन एडमिशन दैट ही गॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी एडमिसिबल नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट एज टू वेयर द प्रॉपर्टी इज, ये एडमिसिबल होगा। तो इसमें जो चौथा है वो एडमिसिबल होगा कि प्रॉपर्टी कहां है और वो पुलिस अगर वहां से प्राप्त कर लेती है या उस जो भी घटना है उस घटना के कुछ सबूत पुलिस अगर इकट्ठे करती है तो वो एडमिसिबल होगा। लेकिन स्टेटमेंट पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया गया वो जो है एडमिसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टी हैज बीन डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस गेस्टे सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एविडेंस एक्ट में रेस गेस्टी या रेस गेस्टाई का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो पहले हम लोग उसको समझेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि किस सेक्शन में रेस गेस्टाई को रखा गया है। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हमारे आंसर के लिए वो पहला यही है कि सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 रेस गेस्टाई के बारे में बात कर। रेस गेस्टाई क्या है? रेस गेस्टाई हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग थिंग्स डन। ये रेस गेस्टाई एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन, यानी कि चीजें हो गई हैं, जो हो गई हैं। Res gestae contains facts that are the part of the same transaction. It is therefore appropriate to examine what a transaction is, when it begins and when it ends. If any fact does not connect to the main transaction, it is not a res gestae and therefore inadmissible. इसका मतलब ये होता है, देखिए ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोई भी घटना हो तो उसके कुछ ना कुछ फैक्ट इन इश्यूज होते हैं। अब उन फैक्ट इन इश्यूज से क्या क्या फैक्ट जो है
क्या क्या फैक्ट उससे कनेक्टेड हो रहे हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन कनेक्टेड हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई मर्डर होता है तो उस मर्डर होने के पहले और बाद में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए। जैसे कहा गया कि एक आदमी ने मर्डर किया, उसने चाकू का इस्तेमाल किया, उसको चाकू मारा, जो पर्सन मरा है उसने उसका बचाव किया, उसने उसमें चिल्लाया, उसने उस दौरान पुलिस को फ़ोन किया। तो ये सब ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो जो ट्रांजैक्शंस जो है फैक्ट ऑफ इशू से कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग रेस गेस्टाई कहते हैं। लेकिन जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड नहीं होते वो रेस गेस्टाई के अंदर एडमिसिबल नहीं होते। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन वो छोटे छोटे पार्ट फैक्ट हैं जो उस फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है। तो आपको आंसर मिल गया। आंसर केवल इतना था, लेकिन हम लोग रेस गेस्टाई को भी समझ गए कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टाई है क्या। तो इसका सेक्शन 6 आपको रेस गेस्टाई को डील करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां पे देखिए, पहले मैं हिंदी में पढ़ लूंगा फिर इंग्लिश में आपसे बात करूंगा। जब किसी व्यक्ति का दायित्व जो मुकदमे के पक्षों में से एक है मुकदमे में किसी अजनबी के दायित्व पर निर्भर करता है, तो अजनबी द्वारा अपने दायित्व के संबंध में स्वीकृति उस व्यक्ति की ओर से स्वीकृति होगी जो पक्षकार है। सूट के लिए पार्टी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है? इंग्लिश में हम लोग एक बार पढ़ देते हैं। When a liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of the stranger to the suit, then an admission by the stranger in respect to his liability shall be an admission on the part of that person who is the party to the suit. It has been so provided under which section of the Indian Evidence Act 1872? तो ये किस सेक्शन से डील करता है कि जहां पे किसी सूट में किसी पार्टी की लाइबिलिटी किसी स्ट्रेंजर की लाइबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो ऐसा कब होता है? जब कोई एजेंट बन जाता है और एजेंट ने लेन देन किया और लेन देन करने के दौरान जो है उसको पार्टी बनाई जाती है सूट में, लेकिन एक्चुअल में वो लाइबिलिटी किसी स्ट्रेंजर की थी। तो ये किस सेक्शन के अंदर डील होता है, इसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 19 डील करता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। तो ये सेक्शन 19 डील करेगा जो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी टू द सूट डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल एविडेंस मीन्स। न्यायिक साक्ष्य का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स, एविडेंस रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर, एविडेंस रिसीव्ड बाय होम डिपार्टमेंट, एविडेंस रिसीव्ड बाय ट्रिब्यूनल। अब यहां न्यायिक साक्ष्य क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। तो आइए इसके जस्टिफिकेशन के बारे में देखते हैं। एविडेंस रिसीव्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल एविडेंस। तो देखिए, सबसे पहले फैक्ट इन इशू आता है और जब फैक्ट इन इशू प्रूफ हो जाता है तब उसको हम लोग फैक्ट कहते हैं। तो एविडेंस जो भी कोर्ट के द्वारा रिसीव किए जा रहे हैं वो प्रूफ या डिसप्रूफ होता है, फैक्ट डिसाइड होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग जुडिशियल एविडेंस कहते हैं। जैसे कि द कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज्ड इन द कोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड फैक्ट फॉर द एग्जामिनेशन बाय द कोर्ट आर जुडिशियल एविडेंस। तो जो भी कोई कन्फेशन अगर कोई पर्सन कर रहा है अपने क्राइम के बारे में कोर्ट के अंदर, तो वो जुडिशियल एविडेंस हो गया। अगर कोई स्टेटमेंट विटनेस दे रहा है तो वो भी जुडिशियल एविडेंस हो गया कोर्ट के समक्ष। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर दिए जा रहे हैं और वो प्रूफ होता है तो वो भी जुडिशियल एविडेंस हो गया। ठीक है, लेकिन एविडेंस रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर वो एक जुडिशियल एविडेंस नहीं हुआ। एविडेंस रिसीव्ड बाय होम डिपार्टमेंट, एविडेंस रिसीव्ड बाय ट्रिब्यूनल, ये सब जो है आपके जुडिशियल एविडेंस नहीं माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट की परिभाषा क्या दी गई है इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, अ मैप और प्लान, ए कैरिकेचर एंड नन ऑफ दिस। हिंदी में पढ़ देता हूं।
कि धातु की प्लेट या पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख क्या एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक नक्शा या योजना क्या एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक व्यंग्य चित्र क्या एक जो है डॉक्यूमेंट हो सकता है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या परिभाषा दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेप्ट टू फॉर्म ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ओरल एविडेंस। तो इंडियन एविडेंस एक्ट दो फॉर्म के एविडेंस को एक्सेप्ट करता है, या तो वो डॉक्यूमेंट्री हो या ओरल हो। दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने और वो इंस्पेक्ट की जाती हैं कोर्ट के द्वारा, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। देयर आर वेरियस एग्जांपल गिवन फॉर डॉक्यूमेंट इन द एक्ट। इस एक्ट में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए डॉक्यूमेंट के, जैसे कि कोई मैप हो, प्लान हो, कैरिकेचर हो, लेटर्स हो, ये सब डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। तो चाहे वो इंस्क्रिप्शन और मेटल प्लेट हो, वो भी एक एविडेंस माना जाएगा, अ मैप और प्लान एविडेंस माना जाएगा, अ कैरिकेचर एविडेंस माना जाएगा। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, नन ऑफ दिस। इसका मतलब ये तीनों जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं वो जो है डॉक्यूमेंट हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, दहेज हत्या के संबंध में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ पे ये जो दहेज हत्या के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा के बारे में पूछा जा रहा है। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट का 113B यानी कि 113B जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ के बारे में बात करता है। When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon after her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. तो अब ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई केस आता है कि यहाँ डाउरी डेथ का केस है और जो महिला है वो मर चुकी है और उसके मरने से पहले ये अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको मिल जाते हैं या ओरल एविडेंस मिलता है कि इसके पहले जो उसके ससुराल पक्ष वालों ने डाउरी की डिमांड की थी, उसको हैरेस किया था, उसके शरीर पे और भी चोटों के निशान हैं, तो ये सब कोर्ट को प्रिज्यूम कराती है कि ये डाउरी डेथ है। ओके, तो 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ के बारे में बात करती है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यानी सेकेंडरी एविडेंस। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस एज पर द सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहां क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी एविडेंस होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है, ये आपको पता हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉपीज मेड, मैड नहीं है, मेड है, ई छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेस विच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विथ सच कॉपीज। कॉपीज मेड फ्रॉम आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट of a document given by some person who has himself seen it। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है copies not certified under section 63। तो यहां पे समझिए कि सबसे पहला कि सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस को डील करता है। neither an oral account of copy compared with the original nor an oral account of photograph a machine copy of the original is a secondary evidence of the original। यानी कि जो कॉपीज सेक्शन 63 के अंदर सर्टिफाइड नहीं हो पाएंगी उनको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कॉपीज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछे गए हैं। तो इन द लास्ट धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने लास्ट तक हमारे वीडियो को देखा है और मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं
और आप कोई दूसरा वीडियो इस पर चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा, और जो आपके AIB एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।